नमस्कार दोस्तों, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान और आप देख रहे हैं खास पेशकश। दिल्ली में मठाधीश भिड़ने चले नीतीश कुमार बिहार की सियासत के बेताज बादशाह हैं। बिहार की सत्ता में उन्होंने ऐसा पैर जमाया उसे कोई अभी तक उखाड़ नहीं सका। नीतीश कुमार अपने 40 साल के सियासी सफर में 8वीं बार मुख्यमंत्री बने। 17 साल से बिहार की सियासत नीतीश कुमार के इर्द गिर्द सिमटी हुई है, जिसमें वो जब चाहते हैं बीजेपी के साथ और जब चाहते हैं आरजेडी को मिलाकर मुख्यमंत्री बन जाते हैं। बिहार की सियासत में सही समय पर दोस्तों को दुश्मन और दुश्मनों को दोस्त बनाने की कला में माहिर नीतीश कुमार ने फिर एक बार महागठबंधन के समर्थन से सरकार बना ली। 17 साल से बिहार में सत्ता की कमान संभाल रहे नीतीश कुमार ने बीते बुधवार को 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ये अपने आप में बिहार की राजनीति में एक रिकॉर्ड है। नीतीश कुमार भले ही अपने दम पर सरकार न बना सके हों, लेकिन बिहार की सत्ता की धुरी जरूर बने रहे। इसी का नतीजा है कि नीतीश कुमार कभी एनडीए तो कभी महागठबंधन के साथ हाथ मिलाकर सत्ता पर बने हुए हैं। नीतीश 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं तो उनके साथ इस बार तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने हैं। नीतीश की अगुवाई में बनी महागठबंधन सरकार को जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई एमएल, सीपीएम, सीपीआई और जीतन राम मांझी की पार्टी का समर्थन मिला हुआ है। इस तरह नीतीश कुमार 7 दलों को साथ लेकर चल रहे हैं। सहयोगी बदलते रहे, नीतीश लेकिन जमे रहे। ये बात एक बार फिर से चरितार्थ हो गई। अपने 40 साल के सियासी सफर में नीतीश कुमार ने सरकार बनाने के लिए कई मौके पर अपने विचार बदले, साथ ही उनकी निष्ठा भी बदल गई। नीतीश ने 2010, 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद और कार्यकाल पूरा होने से पहले ही अपना गठबंधन साथी बदल लिया। हालांकि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो लगातार काबिज रहे। 2010 के चुनाव तक नीतीश कुमार भाजपा के सहयोगी रहे, लेकिन उसके बाद से अपनी निष्ठा बदलते रहे। 1990 के दशक के मध्य में नीतीश कुमार ने जनता दल और लालू यादव से अपनी राह अलग कर ली और जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी का गठन किया। साल 1996 में समता पार्टी और बीजेपी के बीच गठबंधन हुआ तो नीतीश समता पार्टी में थे। नीतीश कुमार ने एक बेहतरीन सांसद के रूप में अपनी पहचान बनाई थी। नीतीश ने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के मंत्रिमंडल में बेहद ही काबिल मंत्री के तौर पर छाप छोड़ी थी। इस तरह नीतीश पहली बार साल 2000 में बिहार के मुख्यमंत्री बने। नीतीश की ये सरकार महज 7 दिन ही चल सकी थी। नीतीश कुमार विश्वास मत साबित नहीं कर पाए थे। इसके चलते नीतीश कुमार को इस्तीफा देना पड़ा था। नीतीश कुमार और शरद यादव ने साल 1998 में आपस में हाथ मिला लिया। इसके बाद जनता दल यूनाइटेड बना। नीतीश कुमार को 5 साल के बाद दोबारा बिहार की सत्ता में अपने पैर जमाने का मौका मिला। 2005 के विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश के सामने मुख्यमंत्री बनने का मौका था, लेकिन तब तत्कालीन राज्यपाल बूटा सिंह की अनुशंसा पर बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। इसी साल 6 महीने के अंतराल में दोबारा चुनाव हुए और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने का फिर मौका मिला। बिहार में 2005 में बीजेपी और जेडीयू गठबंधन की सरकार बनी और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। 5 साल सत्ता में रहते हुए नीतीश कुमार ने नए सामाजिक समीकरण बनाते हुए पिछड़ा वर्ग में अति पिछड़ा और दलित में महादलित के कोटे की व्यवस्था की। इसके साथ ही उन्होंने स्कूली बच्चियों के लिए मुफ्त साइकिल और यूनिफॉर्म जैसे कदम भी उठाए। 2010 के चुनाव में उनकी अगुवाई में बीजेपी जेडीयू गठबंधन को एक तरफा जीत मिली। 2010 में नीतीश कुमार तीसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन अटल अडवाणी युग खत्म हुआ और नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय राजनीति के क्षितिज पर आए तो नीतीश ने 2013 में भाजपा से सालों पुराना अपना रिश्ता तोड़ लिया। 2014 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू को बड़ी हार का सामना करना पड़ा था और बीजेपी ने बिहार से बड़ी जीत हासिल की थी। नीतीश ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया गया। करीब 1 साल के भीतर ही जीतन राम मांझी का बागी रुख देखते हुए नीतीश कुमार ने फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर सत्ता की कमान संभाली। 2015 के चुनाव में वो आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़े
और इस महागठबंधन को भी बड़ी जीत हासिल हुई। आरजेडी ने जेडीयू की सीट कम होने के बाद भी मुख्यमंत्री का पद नीतीश कुमार को सौंपा और इस तरह नीतीश 5वीं बार मुख्यमंत्री बने। नीतीश कुमार ने महागठबंधन सरकार में भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद साल 2017 में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि कुछ देर के भीतर ही बीजेपी के समर्थन से वो एक बार फिर मुख्यमंत्री बन गए। नीतीश ने बीजेपी के साथ बाकी बचे 2.5 साल का कार्यकाल पूरा किया और फिर 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू मिलकर चुनाव लड़े। इस चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी रही। इसके बाद भी बीजेपी ने उन्हें ही मुख्यमंत्री का पद दिया। 2022 में इतिहास फिर से दोहराया गया और नीतीश कुमार ने भाजपा का साथ छोड़कर आरजेडी और कांग्रेस की मदद से सरकार बना ली। नीतीश कुमार ने 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और सिर्फ 5 चुनाव जीतकर ही 8 बार सीएम बने। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बदल गए दोस्त और सियासी दुश्मन। नीतीश का दिल्ली दौरा सियासी था। खास बिहार में सियासी परिवर्तन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना से दिल्ली की ओर रुख कर चुके थे। सियासी दोस्त और दुश्मन दोनों के बदल जाने के बाद नीतीश कुमार 3 दिन के दिल्ली दौरे पर सोमवार को पहुंचे थे, लेकिन इस बार का दौरा उनके पिछले कई दौरों से अलग और राजनीतिक रूप से काफ़ी अहम माना गया था। बिहार की सियासत में बीजेपी से नाता तोड़ने और गठबंधन महागठबंधन में वापसी के बाद जनता दल यूनाइटेड का एक ही लक्ष्य दिखाई दिया। जेडीयू का लक्ष्य है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष का चेहरा बनाना। ऐसे में नीतीश कुमार सोमवार को 3 दिन के दिल्ली दौरे पर पहुंचे थे। इस दौरान वो विपक्षी एकता की दिशा में नई इबारत लिखने की कवायद करते दिखे थे। यही वजह है कि नीतीश का इस बार दिल्ली दौरा राजनीतिक रूप से काफ़ी खास माना जा रहा है। बिहार में राजनीतिक बदलाव के बाद नीतीश कुमार के सियासी दोस्त और दुश्मन दोनों ही बदल गए। नीतीश के निशाने पर अब बीजेपी और पीएम मोदी है, तो सहयोगी के तौर पर आरजेडी और कांग्रेस। लालू यादव से लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी तक के नीतीश खासम खास बन गए हैं। 3 दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंचे सीएम नीतीश कुमार ने इस बार पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से नहीं, बल्कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सीपीएम नेता सीताराम येचुरी समेत कई महत्वपूर्ण विपक्षी नेताओं से मुलाकात की थी। जेडीयू के पूरा जोर लगाने के बाद भी क्या ये इतना आसान होगा कि विपक्ष के तमाम नेता नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर स्वीकार कर लेंगे? और क्या विपक्ष के तमाम दलों को एक मंच पर वो साथ ला पाएंगे? ये बात इसलिए भी अहम है कि नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि ममता बनर्जी से लेकर केसीआर और अरविंद केजरीवाल तक 2024 के चुनाव में विपक्ष का चेहरा बनने की कवायद में जुटे हैं और वो एक दूसरे से खुद को बेहतर बताने में भी जुटे हैं। नीतीश कुमार से पहले तेलंगाना सीएम केसीआर भी विपक्ष को एकजुट करने के लिए नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव जैसे नेताओं से मिल चुके हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी भी केसीआर, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव समेत कई नेताओं से मुलाकात कर चुकी है। इन सब नेताओं में 2 समानताएं हैं। पहले ये सभी लोकसभा चुनाव 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देना चाहते हैं, और दूसरा ये कि ये सभी कांग्रेस को लेकर असमंजस में हैं। ऐसे में मोदी के खिलाफ 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दलों को एकजुट करना चाहते हैं। ममता बनर्जी और केसीआर की बात करें तो दोनों ही अपने अपने दिल्ली दौरे के दौरान विपक्षी दलों के नेताओं के साथ मेल मिलाप कर विपक्षी एकता बनाने की पटकथा लिखने की कोशिश कर चुके हैं।
ऐसे में नीतीश कुमार अब पाला बदलने के साथ ही विपक्षी एकजुटता की दिशा में अपने कदम बढ़ा रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा को मात देने के लिए देश भर में विपक्षी दलों को नीतीश कुमार ने एकजुट करने का बीड़ा उठाया है। इसी मकसद से उनके दिल्ली दौरे को भी देखा गया। दिल्ली दौरे से पहले नीतीश कुमार ने जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में सारे संशय दूर करने की कोशिश की थी। नीतीश कुमार ने बैठक में कहा था कि वो अब कभी भी बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। 2017 में एनडीए में दोबारा से वापस जाना एक बड़ी गलती थी। माना जा रहा है नीतीश कुमार ने इस बात का जिक्र करके विपक्षी दलों को ये विश्वास दिलाने की कोशिश की कि अब वो दोबारा बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएंगे। नीतीश कुमार को भले ही सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता है, लेकिन उनकी छवि पलटी मारने वाले नेता की भी रही है। वो बीजेपी और महागठबंधन के पाले में आते जाते रहे हैं, लेकिन इस बार नीतीश कुमार ने 2024 के लोकसभा चुनाव से 1.5 साल पहले पाला बदला है। ऐसे में नीतीश और उनकी पार्टी जेडीयू के बयानों को मिला दे तो नीतीश कुमार की सियासी महत्वाकांक्षा साफ झलक रही है। जेडीयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक के बाद पार्टी के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि बिना कांग्रेस और वाम दल के बीजेपी के खिलाफ मजबूत लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। इसलिए विपक्षी पार्टियों को आपसी मतभेद मिटाकर एक साथ आना होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव चाहते हैं कि बीजेपी के खिलाफ जो गठबंधन बने उसमें कांग्रेस को शामिल न किया जाए, लेकिन जेडीयू इससे सहमत नहीं है। जेडीयू का मत है कि देश में कांग्रेस के बिना विपक्षी एकता संभव नहीं है। केसी त्यागी ने हालांकि ये स्पष्ट कर दिया था कि जेडीयू ने 2024 के चुनावों में नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट करने के बारे में कभी बात नहीं की। हमने केवल नीतीश कुमार को विपक्षी एकता की दिशा में काम करने के लिए अधिकृत किया है। 3 दिन के दिल्ली दौरे पर पहुंचे नीतीश विपक्षी एकता की पटकथा लिखने की कवायद करते नजर आए थे। ऐसे में उनके एजेंडे में राहुल गांधी, सीताराम येचुरी, केजरीवाल और विपक्षी दलों के कुछ अन्य नेताओं से मिलने का शेड्यूल भी था। एनडीए को छोड़कर राजद के साथ बिहार में सरकार बनाने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम शुरू कर दी। जेडीयू भले ही नीतीश के विपक्षी चेहरा बनने की दावेदारी को खारिज कर रही हो, लेकिन आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल को 2024 का सबसे मजबूत दावेदार बता दिया है। केजरीवाल सितंबर से मेक इंडिया नंबर 1 कैंपेन की शुरुआत भी कर चुके हैं। ऐसे में उनके 2024 के कैंपेन की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। आम आदमी पार्टी बार बार जोर देकर कहती रही है कि मोदी के खिलाफ केजरीवाल ही सबसे दमदार विकल्प है और बीजेपी को हराने में आप ही सक्षम हैं। ऐसी ही बात ममता बनर्जी खेमे से भी की जा रही है। केजरीवाल सहित दूसरे विपक्षी दलों को नीतीश कुमार विपक्ष एकता में साथ जोड़ने की मुहिम में कामयाब होंगे या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ऐसा होना कठिन है। इसकी असली वजह यह है कि अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी खुद को मोदी के विकल्प के रूप में पेश कर चुके हैं। इसके अलावा केजरीवाल और केसीआर तो कांग्रेस नीति वाले किसी भी गठबंधन का हिस्सा ही बनना नहीं चाहते। केसीआर की पार्टी टीआरएस और कांग्रेस तेलंगाना में आमने सामने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के साथ लिए जाने से केसीआर को अपनी चिंता सता रही है। ऐसे ही केजरीवाल की पार्टी कई राज्यों में कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही है और अगर वो राष्ट्रीय स्तर पर देश की सबसे पुरानी पार्टी से परोक्ष रूप से भी जुड़ती है तो उसे नुकसान उठाना पड़ सकता है। आप नेताओं का ये भी कहना है कि उनकी पार्टी देश में एकमात्र गैर भाजपाई गैर कांग्रेसी दल है जिसके पास 1 से अधिक राज्यों में सत्ता है। इसलिए अरविंद केजरीवाल की दावेदारी सबसे मजबूत है। अब ऐसे में नीतीश कुमार कैसे विपक्षी एकता को अमली जामा पहनाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
बिहार में नई सरकार के गठन के बाद से जिस तरह आरजेडी और जदयू सक्रिय नजर आ रहे हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ एक मोर्चा बनाने की कवायद में लगे हैं, इसने प्रदेश में सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। एक तरफ नीतीश दिल्ली का दौरा कर रहे हैं तो वहीं प्रदेश में सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने कहा था कि 2013 या 14 में नीतीश कुमार ने बयान दिया था मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार भाजपा के साथ आ गए। नीतीश कुमार की कथनी करनी का भरोसा नहीं है। नीतीश कुमार पलटने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। नीतीश कुमार खुद ही स्वीकार कर चुके हैं कि उनसे मूर्खता हो गई। बीजेपी ने कहा था कि क्या उनको सही मायने में मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए। बीजेपी में नीतीश कुमार के लिए कोई जगह नहीं है और उनका हम इंतजार भी नहीं कर रहे। नीतीश कुमार को महागठबंधन मुबारक हो। हम चुनाव के मैदान में उनको देखेंगे जहां बिहार की जनता उनको साफ कर देगी। बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने कहा था कि नीतीश कुमार जो 50 पर बीजेपी को रोक देने की बात करते हैं, वो क्या भूल गए कि 36 सीटों पर उनकी जमानत जब्त हो गई थी। नीतीश जी के साथ जो 16 सांसद हैं वो तो खुद दूसरे राजनीतिक दलों के संपर्क में हैं। उनके विधायक और सांसद का भी उन पर भरोसा नहीं है और आप दूसरे को 50 सीट पर रोकने की बात कर रहे हैं। 2024 से पहले आपकी पार्टी का क्या होगा, पहले इसकी चिंता कीजिए नीतीश कुमार। जनता और बीजेपी दोनों जान गए हैं कि अब नीतीश सुशासन बाबू नहीं बल्कि पलटू बाबू बन गए। उन्होंने नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे पर कमेंट करते हुए कहा था कि बिहार की जनता के लिए तो कभी दिल्ली गए नहीं, अब अपनी महत्वाकांक्षा को शांत करने के लिए दिल्ली का दौरा कर रहे हैं। बीजेपी नेता के इस बयान पर पलटवार करते हुए आरजेडी के प्रवक्ता रितु जायसवाल ने कहा था कि मुख्यमंत्री को यह एहसास होना ही था, क्योंकि बीजेपी आस्तीन के सांप की तरह जेडीयू के साथ लगी हुई थी। बीजेपी जिसके साथ गठबंधन करती है उसको ही पहले खोखला करती है, उसके बाद खत्म कर देती है। हर जगह बीजेपी का चल जाता है लेकिन बिहार में नहीं चल पाया। वक्त रहते हुए नीतीश कुमार आज़ाद हो गए। उन्होंने कहा था कि भाजपा जैसे सांप के ऊपर मुखौटा लगा हुआ था, जिसके कारण 2017 में नीतीश कुमार नहीं पहचान पाए। मुखौटा हटा और भाजपा का असली चरित्र जदयू के सामने है। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर ने भी कहा था कि नीतीश कुमार खुले दिल के नेता हैं। बीजेपी में जाकर उन्होंने खुद अफसोस जाहिर किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के हाथ पैर बांधकर उन्हें दौड़ाना चाह रही थी। बीजेपी के साथ जाना 2017 में उनकी बड़ी भूल थी। यही कारण है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हंसते रहते हैं और इसी पर बीजेपी चिढ़ती है। नीतीश कुमार हंस रहे हैं क्योंकि बाकी विपक्षी दल के नेताओं की तरह वो भी आज़ाद हो गए हैं और आज़ाद होकर पूरे देश के विपक्षी नेताओं को एक साथ लाएंगे। बीते गुरुवार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी बीजेपी से विपक्षी एकता की चर्चा के बीच कहा था कि वो नीतीश कुमार, हेमंत सोरेन और अन्य नेताओं के साथ मिलकर 2024 का चुनाव लड़ेंगी। ममता ने ये भी कहा था कि हम एकजुट होंगे। नीतीश, अखिलेश, हेमंत, हम सब हैं। राजनीति एक जंग का मैदान है। हमने 34 साल तक लड़ाई लड़ी है। झारखंड के राजनीतिक संकट का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था कि वो झारखंड को बेच रहे थे। हमने झारखंड को बचाया और विधायकों को गिरफ्तार करवाया। मुख्यमंत्री ने राजनीतिक दलों के भीतर मतभेदों को उजागर करने के लिए मीडिया पर भी निशाना साधा था। ममता बनर्जी ने कहा था, कई बार वे अभिषेक को दिखाते हैं और मेरे बीच मतभेद है। टीआरपी इस तरह नहीं बढ़ेगी। यही नहीं, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर नई दिल्ली में पुनर्निर्मित सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के उद्घाटन पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा था कि एक अवर सचिव ने मुझे लिखा कि पीएम मोदी शाम 7 बजे नेताजी की प्रतिमा का उद्घाटन करेंगे और आप शाम 6 बजे तक वहां होंगी। क्या मैं एक मधुआ मजदूर हूं? क्या कोई अवर सचिव सीएम को लिख सकता है? उन्होंने कहा, मैं रेड रोड पर नेताजी की प्रतिमा के पास गई थी और श्रद्धांजलि दी थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा उसी स्थान पर स्थापित की जा रही है जहां इस साल की शुरुआत में पराक्रम दिवस 23 जनवरी यानी नेताजी के जन्मदिन पर पीएम मोदी द्वारा उनकी होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया जाए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली दौरे के दूसरे दिन 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले भाजपा के विरोध में विपक्ष को एकजुट करने की कवायद में जुटे दिखाई दिए थे। विपक्षी दलों को एक्टिव होते देख बीजेपी भी फुल फॉर्म में आ गई। इसी को देखते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई प्रमुख नेताओं ने आनन फानन में बैठक बुलाई थी। बैठक में नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे
और मिशन 2024 को लेकर रणनीति बनाई गई थी। बीजेपी की इस हाई प्रोफाइल बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार के सियासी हालात और नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे को लेकर चर्चा कर रहे थे। आपको बता दें कि बिहार में एनडीए से अलग हटते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर चर्चा प्रारंभ हो गई। ऐसे में भाजपा ने भी बिहार में महागठबंधन को जवाब देने की तैयारी प्रारंभ कर दी है। इसी क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 23-24 सितंबर को सीमांचल के 2 दिवसीय दौरे को भी सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। नीतीश ने दूसरे दिन लेफ्ट नेता सीताराम येचुरी, डी राजा और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी। इससे पहले भी नीतीश कुमार ने बीते सोमवार को दिल्ली में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की थी। दिल्ली दौरे के दौरान जब नीतीश से पूछा गया था कि क्या केंद्र में सरकार बनने के बाद वो देश में बिहार मॉडल लागू करेंगे, इस सवाल के जवाब में नीतीश कुमार ने कहा था कि बिहार मॉडल क्या होता है, हम देश का मॉडल लागू करेंगे। वहीं सीताराम येचुरी ने कहा था कि नीतीश कुमार का विपक्ष को एकजुट करने का प्रयास जरूर रंग लाएगा। उन्होंने कहा था कि संविधान को बचाने के लिए विपक्ष की पार्टियों को एक होना ही होगा। नीतीश कुमार ने समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव के साथ उनके पुत्र और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के अलावा एनसीपी प्रमुख शरद पवार, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, रालोद, इनेलो, टीएमसी सहित कई अन्य विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात करने का शेड्यूल पहले ही तैयार कर लिया था। इसके अलावा नीतीश कुमार ने पटना लौटने से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी शिष्टाचार भेंट की थी। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि बीजेपी ने भी अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी। दरअसल दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बड़ी बैठक हुई थी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में उन 144 लोकसभा सीटों को जीतने की रणनीति तैयार की गई जिन पर बीजेपी 2019 के चुनाव में मामूली अंतर से हार गई थी। इनमें उन लोकसभा क्षेत्रों को भी शामिल किया गया जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी दूसरे या तीसरे स्थान पर रही थी या जिन पर उसने कभी जीत दर्ज की ही नहीं। बताया जा रहा है कि ऐसी सीटों को कई समूहों में बांटकर हर एक समूह का प्रमुख एक केंद्रीय मंत्री को नियुक्त किया गया है। समूह का प्रभार लेने वाले मंत्रियों ने इन लोकसभा क्षेत्र में पार्टी की स्थिति का आकलन किया और 2024 के चुनाव में पार्टी को जीत दिलाने के लिए रणनीति तैयार कर उसकी रिपोर्ट बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपी थी। बीजेपी 2019 में 303 सीटों पर जीत हासिल करने वाली उन सीटों पर और ताकत झोंकने के साथ ही हारी हुई सीटों को विपक्षियों से छीनकर अपनी झोली में भरने की तैयारी कर चुकी है। यानी 2024 लोकसभा चुनाव को बीजेपी मिशन 400 प्लस लेकर चल रही है। बिहार की राजनीति में उथल पुथल मची है। नीतीश कुमार ने एनडीए से अलग होकर महागठबंधन के साथ सरकार बना ली थी। ये सब खत्म होते ही अब मिशन 2024 शुरू है। जेडीयू की ओर से साफ कहा जा चुका है कि विपक्ष को एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है। सबको एक मंच पर लाकर बीजेपी के खिलाफ तैयार किया जा रहा है। हालांकि नीतीश कुमार का ये सपना कितना पूरा होगा इसको लेकर राजनीतिक विशेषज्ञ प्रशांत किशोर ने भी चौंकाने वाला जवाब दिया था। प्रशांत किशोर ने सीतामढ़ी में कहा था, नीतीश कुमार अभी 1 महीना पहले तो पक्ष में थे, 1 महीने बाद ही विपक्ष की गोलबंदी कर रहे हैं। तो उसकी विश्वसनीयता कितनी है ये तो जनता पर ही छोड़ देना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि बिहार में जो नया राजनीतिक प्रयोग हुआ है उसका देशव्यापी कोई परिणाम होगा। बिहार में जो घटना हुई है वो सिर्फ राज्य की घटना है। राष्ट्रीय राजनीति से इसका कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं होगा। मेरी समझ से देश की राजनीति पर बहुत बड़ा कोई फर्क पड़ेगा ऐसा नहीं लगता, लेकिन प्रयास करने के लिए हर कोई स्वतंत्र है। सप्ताहांत की राजकाज की खास पेशकश दिल्ली में मठाधीश भिड़ने चले नीतीश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को देखते रहिए क्यू न्यूज़ इंडिया और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।